नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं तुलसी साहित्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीज इस विषय पर। हम जानते हैं कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के ही नहीं अपितु भारतीय वाङ्मय के एक स्थापित प्रतिष्ठित संत कवि हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास, उनके प्रदेय पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उनकी महत्वपूर्ण अनेक रचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं, जिसमें महाकाव्यात्मक रचना रामचरितमानस तो है ही, जो राम के व्यक्तित्व और कृतित्व को, उनके प्रदेय को, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को हमारे सामने स्थापित करती है, प्रतिष्ठित करती है, उनकी व्याख्या करती है। तुलसीदास ने राष्ट्र नायक के रूप में, विश्व नायक के रूप में तुलसीदास की प्रस्तुति, राम की और राम के चरित्र की प्रस्तुति की। तुलसी का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा व्यापक है। उन्होंने रामचरितमानस के साथ साथ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, इसी तरह अन्य छोटी बड़ी अनेक रचनाओं का सृजन किया। तुलसी वास्तव में भारतीय संस्कृति के अध्येता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों का, भारतीय परंपराओं का, हमारे रीति रिवाजों का, इन सब का गहन गंभीर बोध और अध्ययन तुलसी के पास है, ऐसा उनकी रचनाओं से हमें प्रतीत होता है। तुलसीदास ने राष्ट्र की अवधारणा को सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया। जिस राष्ट्र की संस्कृति नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, एक तरह से वो राष्ट्र ही अपने अस्तित्व को खो देता है। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो तत्व हैं, उनमें भूगोल भी आता है, उनमें भाषा भी आती है, उनमें संस्कृति भी आती है, उनमें रीति रिवाज भी आते हैं, परंपराएं भी आती हैं, मूल्य भी आते हैं, साहित्य भी आता है। तुलसीदास ने इसी दृष्टि से अपनी समस्त रचनाओं में जिस राष्ट्रवाद की परिकल्पना की, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। आज आधुनिक युग में हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसके बीज हमें तुलसी साहित्य में दिखाई देते हैं। तुलसी भक्त शिरोमणि है। उनका साहित्य संसार एक विशाल जनसमूह को आकृष्ट करने का साधन मात्र नहीं है। वो केवल भक्त कवि नहीं है, संत कवि नहीं है, वो समाज सुधारक भी हैं, वो चिंतक भी हैं, वो विचारक भी हैं, वो दार्शनिक भी हैं, और वो भावी भविष्य के अध्येता भी हैं। इसलिए उन्होंने अपनी समस्त रचनाओं के माध्यम से एक विलक्षण रत्न मंजूषा हिंदी जगत को, भारतीय वाङ्मय को दी है, जिसके आलोक से, जिसके प्रकाश से लोक हृदय और लोक मस्तिष्क को वो समय समय पर परिष्कृत करते हैं, उसके भीतर की सांस्कृतिक अस्मिता को उद्घाटित करते हैं और अपनी उत्कृष्ट सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विषयक भावनाओं से वो देश को, संसार को आलोकित करते हैं, दैदीप्यमान बना देते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा बहुत जोर शोर से होती है, उसका मूल उत्स साहित्यिक ग्रंथों में यदि ढूंढा जाए तो निश्चित रूप से उसके बीज हमें तुलसी साहित्य में उपलब्ध होते हैं। किसी भी कवि या विचारक की
उसके आधारों पर मूल्यांकित करने की परंपरा को यदि हम देखें तो आज के आलोचना जगत की मूल आवश्यकता वस्तुतः वैचारिकता के परिप्रेक्ष्य और संदर्भों को देखने की प्रतीत होती है। आलोचकों की पहली दृष्टि कवि को मात्र काव्यशास्त्रीय लक्षणों और परिभाषाओं के आधार पर परखती है और दूसरी दृष्टि उसे समाज, संस्कृति और राष्ट्र के मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित करने का प्रयास करती है। दूसरी दृष्टि अधिक आधुनिक, विस्तृत और गहन प्रतीत होती है क्योंकि उसके माध्यम से कवि के काव्य वैभव के समस्त स्तर, उनके परत दर परत तमाम तरह के आवरण, उनसे वो मुक्त होते हुए दिखाई देते हैं। तुलसीदास का आविर्भाव इतिहास के ऐसे विप्लवकारी युग में हुआ था जब चारों तरफ विनाशकारी शक्तियां सुरसा की भांति मुंह फैलाए खड़ी थीं। मुगलों के अत्याचार दिन प्रतिदिन भयावह रूप धारण करते जा रहे थे। राष्ट्र की अस्मिता पर विदेशी शासकों ने अपने दुराचारों की काली छाया फैला दी थी। भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर कुठाराघात किया जा रहा था। समाज में बाह्याडंबरों के साम्राज्य से अशांति और विद्रोह की भावनाएं बलवती होती जा रही थीं। राष्ट्र को टुकड़ों में विभक्त किया जा रहा था और प्रत्येक संकुचित भूखंड का एक पृथक शासक अपने आप को जनता का मुक्तिदाता या प्राणदाता समझने लगा था। इस तरह यह पूरा देश एक खंडित राष्ट्र की राष्ट्रीयता के रूप में बनाया जा रहा था। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा के उन्मूलन, विधवा विवाह के आरंभ और हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना, ऐसे बहुत से बिखरे हुए तत्वों को राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयोग में लाने का प्रयत्न किया, किंतु उसके पीछे भी छिपे हुए मुगलों के स्वार्थ को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। तुलसीदास ने मुगलों के षड्यंत्र को, भ्रष्ट शासन की कूटनीति को तथा राज समाज के पाखंडपूर्ण व्यवहार को भली भांति समझा और ऐसे विपुल साहित्य का सृजन किया, भंडार तैयार किया, जो एक ओर तो राम राज्य का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, राजा और प्रजा के संबंधों, कर्तव्यों, कार्यों, उत्तरदायित्वों की उत्कृष्ट व्याख्या भी प्रस्तुत करता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का स्मरण करा के जन चेतना को राष्ट्रीय हित के लिए जागृत भी करता है। उन्होंने समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, शास्त्रों आदि का मंथन किया। लोक मर्यादा के संरक्षक राम के अद्भुत चरित्र को भक्ति रस में डुबोकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक ऐसा रूप जन सामान्य के समक्ष उपस्थित कर दिया जो न केवल मध्ययुगीन समाज को अपितु नवीन दृष्टि देता है, अपितु उसकी सार्थकता आज के आधुनिक कलुषित परिवेश में भी स्वतः सिद्ध दिखाई देती है। मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, हम देख सकते हैं कि देश एक भारी संकट और चुनौतियों का सामना कर रहा था। आतताई हम पर काबिज हो गए थे। मुगलों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, यथासंभव अपने सिक्के चलाने का प्रयत्न किया, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास करने का, उनको हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया। वो सारी स्थितियां, परिस्थितियां, चुनौतियां तुलसीदास के सामने थीं। इसलिए सभ्यता और बुद्धि के विकास ने मानव की सोच और विचार शक्ति को तीव्र गति से प्रभावित किया। आरंभ में मनुष्य मात्र अपने कुछ साथियों के मोह पाश में बंधा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसकी संकुचित मानसिकता का दीर्घीकरण हुआ, विस्तार हुआ और वह कुटुंब, ग्राम, प्रदेश की सीमाओं को लांघकर राष्ट्र के व्यापक फलक के विषय में चिंता करने लगा। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का दायित्व इतना प्रबल हो गया कि उसके समक्ष अन्य लौकिक बंधन तुच्छ प्रतीत होने लगे, और जब वह दायित्व एक मनुष्य का दायित्व न रहकर एक विशिष्ट समुदाय का दायित्व बन गया, तब राष्ट्र का अस्तित्व निखर कर सामने आया। वस्तुतः राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति राष्ट्र अथवा राष्ट्र
धातु से ष्ट्रन प्रत्यय के योग से हुई, जिसे विद्वानों ने राज्य, देश, साम्राज्य ऐसे अर्थों में ग्रहण किया। गंभीरता पूर्वक विचार करने से यह भी ज्ञात होता है कि राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, वरन उसे भूखंड को उस भूखंड को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है, जो भौगोलिक एकता के साथ सामान्य भाषा, साहित्य, शासन, सांस्कृतिक एकता, मूल्य इन सब से युक्त होता है। राष्ट्रीय भावना से युक्त देश को ही राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने राष्ट्र को परिभाषित करते हुए लिखा भी है कि राष्ट्र की परिभाषा केवल सीमाओं और जनसंख्या के समुच्चय का नाम नहीं है, उसके साथ परिस्थितियों के एक विशिष्ट आयाम और एक विशिष्ट इतिहास का भी योग होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर रमानाथ शर्मा के अनुसार राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे जन समूह के रूप में की जा सकती है जो एक भौगोलिक सीमाओं से निश्चित देश में रहता हो, समान परंपराओं, समान हितों और समान भावनाओं से बंधा हो, जिसमें एकता के सूत्र में बंधने की उत्कंठा हो, समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मौजूद हों। इसलिए स्पष्ट है कि राष्ट्र रेत, मिट्टी, बालू के कणों से युक्त भूखंड का नाम नहीं है, और न ही यह केवल मस्तिष्क की कल्पना मात्र है। यह एक सांस्कृतिक, राजनीतिक इकाई है जिसमें एक जन समुदाय विविधताओं के होते हुए भी भाषा, धर्म, संस्कृति, शासन आदि की एकता के आधार पर एक निश्चित भूभाग में समन्वय की भावना के साथ निवास करता है। मित्रों, वास्तव में राष्ट्र एक ऐसी सात्विक, एक ऐसी पावन अवधारणा है जहां देश की संस्कृति, देश के मूल्य, देश की परंपराएं, नागरिकों के हित, उनके कल्याण आदि की भावनाएं, इन सब की परिकल्पना होती है। उसके अपने कुछ नियम होते हैं, उसके अपने कुछ कानून होते हैं, उन सब का अनुपालन सबको करना होता है। उसकी अपनी एक राष्ट्रीय अस्मिता की द्योतक भाषा होती है, और उसी भाषा के माध्यम से समाज, संस्कृति, साहित्य, शासन, प्रशासन इन सब के कार्यों का निष्पादन भी होता है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि जब हम किसी राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं तो उस राष्ट्र को उसकी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में हम व्याख्यायित करते हैं। यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, क्योंकि राष्ट्र केवल सीमाओं से घिरी हुई कोई भौगोलिक इकाई मात्र नहीं है। इसके साथ साथ उसकी अपनी एक संस्कृति, अपनी एक जीवन शैली होती है, अपनी एक मूल्य परंपरा होती है। उन सब के संदर्भ में ही राष्ट्र को देखा और समझा जा सकता है। एक स्वस्थ और उन्नत राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता होती है, जातीय एकता होती है, भाषाई एकता होती है, आर्थिक एकता होती है और राजनीतिक एकता, यह भी उसके महत्वपूर्ण घटक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनमें से कोई भी एक तत्व जब तक विशिष्ट गरिमा से युक्त हो जाता है तथा अन्य तत्व गौण रूप से विद्यमान रहते हैं, तब एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। किंतु सांस्कृतिक एकता का महत्व इन सभी तत्वों से कहीं अधिक स्मरणीय भी है, महत्वपूर्ण भी है। संस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। जिस प्रकार मानव देह का अस्तित्व अथवा उसका जीवन आत्मा की स्थिति में ही स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र की जीवनी शक्ति का मूल आधार भी उसकी आत्मा अर्थात संस्कृति ही है। यद्यपि व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति का अर्थ भूषणभूत सम्यक कृति है, किंतु व्यापक अर्थ में यह उन समस्त कृतियों अथवा चेष्टाओं की सूचक है, द्योतक है, जिसके द्वारा मानव अपने जीवन के समस्त क्षेत्रों आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक तत्वों में उन्नति करता हुआ एक संपन्न राष्ट्र का निर्माण करता है। एक राष्ट्र यदि राजनीतिक दृष्टि से बंधा हुआ हो अथवा संपूर्ण राष्ट्र में भाषाई एकता विद्यमान हो,
किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से वह विशृंखलित हो तो राष्ट्र का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। पृथक पृथक आशाएं, आकांक्षाएं कदापि राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के विषय में विचार नहीं करने देती। इसलिए मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थों में तल्लीन होकर राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान नहीं दे पाता। एक ही राष्ट्र में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को अपनाने वाले अनेक जन समुदाय उदित हो जाएंगे तो अंततः संघर्ष का भयावह रूप अपनाकर राष्ट्रीय गौरव को ही खंडित करेंगे। ऐसी विनाशकारी स्थिति में विभिन्न नैतिक मूल्य, धार्मिक दृष्टिकोण, समन्वयात्मक दृष्टि, सहिष्णुता की भावना, ये सब विविध सांस्कृतिक तत्व ही हैं जो मनुष्य के मन मस्तिष्क में सौहार्द के बीच अंकुरित करके उसे राष्ट्रीय हित के विषय में विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार जब एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निर्माण हो जाता है तब बाहरी शक्तियां उस राष्ट्र की उन्नति के मार्ग में भले ही सहस्रों रुकावटें उत्पन्न करें, विभिन्न कूटनीतियों के द्वारा राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का प्रयत्न करें अथवा उसकी भौगोलिक सीमाओं को अपने अधीन करना चाहें, किंतु इन प्रयासों में उन्हें कदापि सफलता नहीं मिल सकती। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक सुदृढ़ राजनीतिक इकाई है जिसे तोड़ना या हानि पहुंचाना सहज नहीं है। इसलिए कुछ समुदाय के कुछ लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि जैसा वो सोचते हैं वैसा वह कर लेना चाहते हैं। कोई भी राष्ट्र अपने नियमों और कानूनों के तहत ही, उसके परिप्रेक्ष्य में ही आगे बढ़ने का काम करता है। वह सबके हित को, सबके कल्याण को साधने में प्रस्तुत रहता है। लेकिन यदि निहित स्वार्थों से चालित होकर या आतताई शक्तियों या विदेशी शक्तियों के हाथों खेलकर कोई राष्ट्र के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाना चाहता है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसकी अनुमति नहीं देता। इस दृष्टि से राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चरित्र, लोक धर्म, लोक कल्याणकारी राज्य की मूल चेतना, यह सब प्रदान करने वाले तुलसी साहित्य की सबसे बड़ी देन यही है कि उसमें संस्कृति और राष्ट्रवाद की भावनाओं को जोड़कर पहली बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा की गई है। यद्यपि कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि राष्ट्रवाद संप्रदायवाद और जातिवाद की तुच्छ धारणाओं का सम्मिलित रूप है, किंतु उसमें स्वार्थ की गंध विद्यमान है, ऐसा कुछ लोग मान लेते हैं। वह वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता का खंडन करने वाली विचारधारा है, किंतु ये सभी मत निराधार हैं, निरर्थक हैं। मानव चरित्र का विकास करने वाली विविध तत्वों की पुंज संस्कृति तथा राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि मानने वाले राष्ट्रवाद के भाव का सम्मिलित रूप संकुचित और हानिप्रद कैसे हो सकता है? अपनी पहचान को बनाए रखना, अपने मूल्यों को समय की आंधी से धूमिल होने से बचाना, नैतिक मूल्यों का पक्षधर होना, अन्याय, असत्य, अत्याचार का विरोध करना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, धर्म का साथ देना, यह तो मानव जीवन की कुछ आवश्यक अनिवार्यताएं हैं। उनकी अवहेलना करने का अभिप्राय है अपने कर्तव्यों, अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ना। अतः स्पष्ट है कि तुलसी साहित्य में जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीज विद्यमान है वह युग चेतना और युग बोध का ही प्रतिफलित रूप है। मध्यकालीन विशृंखलित समाज को जोड़ने के लिए तथा संस्कृति के तत्वों के अधःपतन को रोकने के लिए तुलसी ने राम राज्य का जो रूप प्रस्तुत किया था वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ही समर्थन करता है। उनकी समन्वयात्मक दृष्टि विरोधी प्रतीत होने वाले समस्त तत्वों को एकाकार कर ह्रासोन्मुख राष्ट्र को लोक धर्म का ऐसा मार्ग दिखाती है जिस पर चलकर राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य अवनति से उन्नति में परिणत होता हुआ प्रतीत होता है। उसकी समस्त क्षमताओं और योग्यताओं को अवसर मिलता है, परिपूर्णता प्राप्त होती है
और इसी शक्ति और विश्वास के आधार पर वह राष्ट्र का बहुमुखी विकास करने को प्रस्तुत होता है। विश्व के अन्य राष्ट्रों के बीच अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को स्थापित करने में वह सक्षम हो पाता है। इस तरह मित्रों, हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में एक सूक्ष्म अंतर स्पष्ट है कि जहां देश की संस्कृति को, देश के मूल्यों को, देश की परंपराओं को वरीयता दी जाती है, उसी राष्ट्र को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में देखा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व धर्म है, क्योंकि धर्म ही वह शक्ति है जो मनुष्य को बाह्य दृष्टि प्रदान करने के साथ साथ उसे अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है, उसके आध्यात्मिक बोध को उन्नत करती है तथा उन्हीं दोनों दृष्टियों के उचित सामंजस्य के परिणाम स्वरूप मनुष्य के हृदय में समष्टि का विचार जागृत होता है। शाब्दिक दृष्टि से धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। अतः धार्येत इति धर्म, अर्थात जो धारण करे वही धर्म है। धर्म ही प्रजा एवं राष्ट्र को धारण करता है। वर्तमान युग में धर्म को रिलीजन या मजहब या संप्रदाय आदि के रूप में देखा जाता है, जो कि वस्तुतः धर्म के वास्तविक स्वरूप के साथ अनुचित व्यवहार करने का एक मार्ग है। बहुत से घृणास्पद और संकुचित मानसिकता को व्यक्त करने का यह प्रयत्न धर्म की परिभाषा के साथ अन्याय करता है। धर्म की सत्ता तो सार्वभौमिक होती है, उसे किसी धर्म काल की या देश काल की सीमा से आबद्ध नहीं किया जा सकता। संपूर्ण मानव जाति का केवल एक ही धर्म है, मनुष्यता का पालन करना, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसके विकास क्रम की सभी अवस्थाओं का संचालन करना, धर्म के माध्यम से जन नागरिकों का, देशवासियों का कल्याण करना। धर्म भारतीय वाङ्मय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। वह एक ऐसे भाव का वाहक होता है, धारक होता है, जो मानव शरीर, हृदय और आत्मा को पवित्र बनाता है। महामुनि कणाद ने धर्म के इसी रूप को स्वीकार करते हुए उसका लक्षण इस प्रकार दिया, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है, वही धर्म है। अर्थात जिस तत्व के द्वारा मनुष्य लौकिक एवं अलौकिक दोनों क्षेत्रों में वृद्धि करता है, इस लोक और उस लोक में विकसित होता है, गतिमान होता है, उसका उन्नयन होता है, अपने जीवन के उद्देश्य को वह पूर्ण करता है, वही धर्म है। इसी तत्व के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व में क्षमा, दया, अक्रोध, त्याग, धैर्य, ये सारे तत्व, ये सारे मूल्य विभिन्न नैतिक गुणों के आविर्भाव के साथ उपस्थित होते हैं। इसी में वह उचित अनुचित का विवेक प्राप्त करता है, प्रगति की ओर अग्रसर होता है, क्या करें क्या न करें इसकी चेतना से युक्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति के निष्ठावान गायक हैं। उनके काव्य में जहां एक ओर उनके आराध्य देव राम की मर्यादित चरित्र का यशस्वी वर्णन मिलता है, वहां दूसरी ओर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की उत्कृष्ट मूल्य मीमांसा भी हमें प्राप्त होती है। लोकमंगल की भावना से परिपूर्ण उनका समस्त वाङ्मय सत्यम शिवम सुंदरम की व्यापक परिधि में ही रचा जाता है। तुलसी के युग में वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय नैतिक जीवन का अत्यधिक ह्रास होने लगा था। सत्ताधारी वर्ग स्वच्छंद होकर अमर्यादित नीतियों का पालन करने लगे थे और वो मूल रूप से धर्म से विमुख होकर उस भोग को ही धर्म समझ बैठे थे। सदाचार, सत्य और संयम अत्याचार, आडंबर और विलासिता का चोला धारण कर चुके थे। मनुष्य के हृदय से श्रद्धा तथा आदर के भाव लुप्त हो गए थे और अनीति, अराजकता, स्वार्थ, मिथ्या आचरण, इन सब का साम्राज्य चारों तरफ फैल गया था। ऐसे विनाशकारी युग में, विघटनकारी युग में भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा खंडित राष्ट्र को सुदृढ़ता, संबलता प्रदान करने के लिए तुलसीदास ने मनुष्य को उसके धर्म से अवगत कराया।
उसके कर्तव्य से उसे जोड़ने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने अपने साहित्य में सत्य पर आधारित तपःपूत आचरण का ऐसा व्यापक चित्रण प्रस्तुत किया जिसमें राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई मनुष्य से लेकर विस्तृत समाज तक के नैतिक मर्यादाओं और धार्मिक उद्देश्यों का पूर्ण रूप समाविष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम उन्होंने शुभ कर्मों के मार्ग में आने वाले 3 प्रमुख अवरोधों काम, क्रोध, मोह को निकालकर बाहर फेंकने का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट लिखा, तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिष में क्षोभ। इस तरह हम देख सकते हैं कि तुलसी का जो समग्र साहित्य है वो भारतीय संस्कृति का प्रहरी बनकर, उसका प्रचारक बनकर, उसका पुनराख्याता बनकर हमारे सामने आता है। इसी सांस्कृतिक विरासत को वो राष्ट्र की अस्मिता से जोड़कर देखते हैं और अपने पाठकों को दिखाना भी चाहते हैं। किसी बड़े विराट व्यक्तित्व वाले कवि का यही धर्म होता है कि वह उस देश की परिकल्पना को उसकी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर ही चित्रित और चरितार्थ करने का प्रयत्न करें। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।